दोस्तों चंद्रयान 3, लैंडर विक्रम, प्रज्ञान रोवर, पीएसएलवी रॉकेट, LVM-3, ऑर्बिटर, लूनर सरफेस, डार्क साइड ऑफ मून, चांद का साउथ पोल और ऐसे कई सारे शब्दों से अब आप लोग फैमिलियर हो चुके हो। लेकिन यार इसरो का धरती से चांद की जमीन तक का सफर शुरू कैसे हुआ? आखिर वो कौन सा सुनहरा दिन था जब इसरो ने अपने मून मिशंस को प्लान किया? क्या आपको पता है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 के बाद अब इसरो शायद चंद्रयान 4 मिशन की तैयारियां भी करने लगा है? दोस्तों हमें ऐसा सुनने को मिला है कि भारत की ओर से पहली बार डोमेस्टिक स्पेसक्राफ्ट गगनयान में इसरो एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। तो इसलिए चलिए आज जानते हैं इसरो के चंद्रयान प्रोजेक्ट और उसके हिस्ट्री के बारे में। और यार अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल फैक्ट मैटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक भी जरूर देखना। तो इसरो का जाना माना लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम एक स्पेस में किए जाने वाले मून मिशन की सीरीज है, जिसमें इसरो के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे लूनर ऑर्बिटर को छोड़ना, इंपैक्टर को छोड़ना, लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना और रोवर को रिसर्च के लिए चांद पर उतारना। इसरो ने अब तक इस सीरीज के अंदर 3 चंद्रयान मिशन कर लिए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद अभी लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर चांद की जमीन पर सुरक्षित तरीके से मिशन को अंजाम दे रहे हैं। और यार इसके अलावा भी बहुत कुछ उसने वहां पे किया है जो कि आप हमारी दूसरी वीडियोस में जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिलहाल चलिए अब सीधा चलते हैं मून मिशन और उसकी हिस्ट्री में। तो शुरुआती दिनों में इसरो का मेन ऑब्जेक्टिव ये कभी भी नहीं था कि एक सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट को धरती के बाहर भेजकर उसकी मदद से स्पेस रिसर्च करी जाए। लेकिन जब इसरो ने अपने खुद के सैटेलाइट्स बनाए, पीएसएलवी रॉकेट्स बनाए, तो उनको ये ख्याल भी आया कि भाई चलो थोड़ा सा ब्रह्मांड भी घूम लिया जाए। तो दोस्तों पीएसएलवी रॉकेट बनाने के बाद इसरो को समझ आ गया कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन मिशंस को भी अंजाम दिया जा सकता है। पीएसएलवी एक ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल है जिसकी मदद से धरती के ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों असल में 1999 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक मीटिंग हुई जिसमें लूनर साइंटिफिक मिशंस की बात हुई। फिर एस्ट्रोनॉटिकल साइंस ऑफ इंडिया ने साल 2000 में उस आइडिया को आगे फॉरवर्ड किया, एक तरह से सपोर्ट किया आप कह सकते हो। और इसका नतीजा नेशनल लूनर मिशन टास्क फोर्स के रूप में सामने आया, जिसमें इसरो के साथ साथ भारत के बड़े और नामांकित वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाया गया। फिर उसके बाद एक इन डेप्थ स्टडी को स्टार्ट किया गया और 100 बड़े वैज्ञानिकों ने उस स्टडी रिपोर्ट को रिव्यू किया। और यहाँ पे मैं जितने भी लोगों की बात कर रहा हूँ वो सभी लोग अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखते थे। रिपोर्ट के अंदर जो मेन बातें थी उसमें से एक था कि भारत के मून मिशन को अंजाम दिया जाए और चांद को एक्सप्लोर किया जाए। अब देखो इसरो के पास तो पहले से ही जरूरी नॉलेज और साइंस तो था ही, स्पेस एक्सपर्टाइज भी थी, टेक्नोलॉजी भी थी और उसे आगे जाकर और भी ज्यादा डेवलप करने की एबिलिटी भी थी उनके पास। तो यार बस निर्णय हुआ कि पास्ट में जिन स्पेस एजेंसीज ने मून मिशंस किए हैं उनसे हमें थोड़ा सा अलग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मून के साउथ पोल की। अब भाई बस जरूरत थी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सपोर्ट देने की, एक बेसिक सर्च देने की, ताकि रिसर्च काम को आगे बढ़ाया जा सके और इसरो के पास देश के बहुत सारे टैलेंट्स को भी लाया जा सके। इसलिए काम शुरू हुआ। नॉलेजेबल और कैपेबल साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स तो हमारे पास थे ही और ये सभी चाहते थे कि ये काम आगे बढ़े और कुछ प्रोडक्टिव निकल कर आए। हमारे वैज्ञानिकों की ऐसी लगन को देखकर 15 अगस्त 2003 को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 350 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया और उसी साल नवंबर महीने में गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को परमिशन दे दी। इस प्रोजेक्ट में ऑर्बिटर की मदद से चांद की सतह पर मिनरोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना मेन प्रायोरिटी थी और उस वक्त पर इसे नाम दिया गया था ऑर्बिटर ओनली मिशन। दोस्तों ऑर्बिटर मिशन के अंदर एक अंतरिक्ष यान सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी सतह पर जमीन नहीं होती। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो को विजिट किया और कहा कि सिर्फ ऑर्बिटर से काम नहीं चलेगा भाई, कुछ दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट्स भेजो जिन्हें चांद की सतह पर गिराया जा सके ताकि हमें और भी ज्यादा अच्छे नतीजे मिल सकें। तो अब उनकी बात मानकर वैज्ञानिकों ने एक मून इंपैक्ट प्रोब बनाया और उसे भी उसके साथ में छोड़ दिया गया। उनकी प्लानिंग ये थी कि चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर से एक प्रोब को नीचे गिराया जाए और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसकी मदद से भविष्य में सॉफ्ट लैंडिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़े, सतह की तस्वीरें और कई सारे लूनर मेजर्स करने में मदद मिले, जैसे कि भाई चांद की हवा है तो कैसी है, जमीन है तो कैसी है और काफी कुछ। और इसी मिशन को नाम दिया गया था चंद्रयान मिशन 1 यानी कि चंद्रयान 1। 350 करोड़ के इस प्रोजेक्ट चंद्रयान 1 को 2008 में सफलतापूर्वक पीएसएलवी रॉकेट की मदद से लॉन्च कर दिया गया और भाई उन्होंने एक तरीका बनाया जिससे चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 सभी पहुंचे हैं और वो तरीका था अंडाकार रास्ता। एंड दोस्तों इसके अलावा इस मिशन से भारत चांद पर अपना ऑर्बिटर छोड़ने वाला 5वां देश बना। 10 नवंबर 2008 को इसरो ने चांद को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया और 4 दिनों के बाद 14 नवंबर को MIP को गिराया। कहाँ गिराया?
अरे भाई वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, भाई वो जगह थी चांद के साउथ पोल पर शैकलेटन क्रेटर। फिर इसके बाद MIP ने कई सारी डिस्कवरीज करी, चांद पर इतिहास में पहली बार पानी को ढूंढा, लेकिन उसको पब्लिकली प्रेजेंट नहीं किया, और तब तक नहीं किया जब तक कि नासा का मून मिनरोलॉजिकल मैप पर इस बात को कंफर्म न कर दे, जो कि उस वक्त पर चंद्रयान 1 के साथ ही गया था। नासा ने 24 सितंबर 2009 को यह बात कंफर्म की कि चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन दोस्तों उससे पहले ही 28 अगस्त 2009 को इसरो अपना संपर्क ऑर्बिटर से खो देता है और उसका मिशन पूरा हो जाता है। दोस्तों अब चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2, जिसका बजट 425 करोड़ था, उसे 2012 में लॉन्च करने की प्लानिंग की गई, जिसमें हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम चाहते थे कि भारत का इसरो और नासा एक साथ मिलकर ही इस दूसरे मिशन पर काम करे, जिसमें उनका काम था चंद्रयान 2 को सॉफ्ट लैंड कराना। कहां पर? वहीं भाई साउथ पोल, जहां कोई आता जाता नहीं। अब देखो चंद्रयान 2 की मदद से चांद की इनडेप्थ रोबोटिक्स पेनिट्रेशन करके स्टडी की जाने वाली थी भाई, ताकि चांद, साउथ पोल और वहां के पानी और जमीन को अच्छे से समझा जा सके। लेकिन 2007 में ही इसरो ने रूसी रोसकॉस्मोस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था चंद्रयान 2 मिशन के लिए, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि इसरो लॉन्च करेगा, ऑर्बिट करेगा और रोवर तैयार करेगा। अब देखो इसरो ने चंद्रयान 2 को 2009 में ही डिजाइन कर दिया था और लॉन्चिंग के लिए 2013 को तय भी कर दिया गया था, लेकिन भाई इस प्रोजेक्ट में इसरो को बहुत ज्यादा देरी हुई, क्योंकि रशिया ने टाइम पर लैंडर ही बना कर नहीं दिया उनको। नहीं देखो ऐसी बात नहीं है, असल में रशिया का एक मिशन फोबोस ग्रंट फेल हो गया था, जिसके दुख में रूस रो गया भाई, और यही रीजन था कि उन्होंने इसरो के लिए लैंडर भी नहीं बनाया, क्योंकि फोबोस ग्रंट जो कि फेल हो गया था, उसमें जो पार्ट्स लगे थे उन्हीं पार्ट्स को चंद्रयान 2 के लिए भी उन्होंने बनाया था। और बस इसलिए जब उनका वो वाला मिशन फेल हो गया तो रोसकॉस्मोस ने डिजाइन चेंज की और इसरो को बोला कि भाई तेरे रोवर का वजन भी कम कर ले थोड़ा, क्योंकि उनका लैंडर बहुत ज्यादा भारी था। अब देखो इस काम में इसरो को थोड़ा सा रिस्क तो लगा, टाइम भी बहुत ज्यादा लग चुका था, तो इसरो को लगा कि अब लैंडर उन्हें ही बनाना पड़ेगा भाई, तो इसलिए अब इसरो ने सोच लिया कि चंद्रयान 2 को हम अकेले ही बनाएंगे, और इसलिए उन्होंने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि रशिया के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको छोड़ दिया। तो भाई अब आगे की कहानी ये है कि इसरो ने अपने मिशन को पॉज किया और इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन के लिए लैंडर विक्रम को बनाने का काम शुरू कर दिया, और उसे टेस्ट करने के लिए एक नकली लूनर सरफेस को तैयार किया और 10 मीटर चौड़े गड्ढे भी बनाए, जो कि उसके लिए क्रेटर्स का काम करने वाले थे। बहुत ज्यादा मेहनत लगी, लैंडिंग टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया, जिसके वजह से 425 करोड़ का प्रोजेक्ट अब 600 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया। वाह भाई। और यार देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम में पैसा इन्वेस्ट तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि इसरो ने खुद का लैंडर बनाना सीख लिया और उसे इस्तेमाल करना भी सीख लिया, वो भी 200 करोड़ के कम पैसों में। Isn't it interesting? 2012 से 2013 और फिर R&D के बाद लैंडर विक्रम तैयार होते होते इसरो के चंद्रयान 2 को GSLV MK की मदद से 2018 को लॉन्च करने का फैसला किया, लेकिन भाई उसमें भी डिले आ गया। जी हाँ दोस्तों, नए डिजाइन पुराने प्लान की तरह परफॉर्म नहीं करने वाली थी, इसलिए इसरो ने एक और डिजाइन जोड़ दिया, जो कि था 5वां थ्रस्टर। लैंडिंग लेग्स का स्पेस बढ़ाया गया, थर्मल कंट्रोल्स को लगाया गया, इससे वजन और भी ज्यादा बढ़ गया लैंडर विक्रम का, लेकिन भाई इसरो को अपना पॉकेट भी अपडेट करना पड़ा। फिर भी इसरो के वैज्ञानिकों को ये थोड़ा रिस्की तो लग रहा था भाई, और बस इसलिए ही ज्यादा शक्तिशाली LVM-3 व्हीकल को ही चुना गया चंद्रयान 2 को लॉन्च करने के लिए। और अब फरवरी 2019 में लॉन्च का दिन आते आते 425 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो 800 करोड़ का हो गया, और भाई अंत में फिर लॉन्च भी कर दिया गया चंद्रयान 2 को। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम सभी जानते हैं। 6 सितंबर 2019 को जब सॉफ्ट लैंडिंग करने से थोड़ी ही दूर था इसरो, भाई संपर्क टूट गया और क्रैश लैंड हो गया चंद्रयान 2। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी और फिर चंद्रयान 3 का आविष्कार किया, और इस बार इसरो ने अपनी उन सारी गलतियों को सुधारा जो कि उन्होंने चंद्रयान 1 या फिर चंद्रयान 2 के टाइम पे की थी। और अब फाइनली जाकर हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली मून पर लैंड हो चुका है, और भाई बहुत मजा आ रहा है इसरो को भी और हम लोगों को भी। और इसरो को इतनी कड़ी मेहनत करने के लिए उसे सलामी तो मिलनी ही चाहिए। इसरो को सल्यूट करने के लिए कॉमेंट्स में जय भारत जरूर लिख देना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।